हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं PYQ सीरीज़। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है NCET 2023 का, और वो भी हम स्पेशली इंग्लिश सेक्शन आज डिस्कस करने वाले हैं। NCET 2023 में जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चंस में से 15 जो क्वेश्चंस थे वो इंडिविजुअल क्वेश्चंस थे, वहीं जो 5 क्वेश्चन थे वो एक पैराग्राफ से रिलेटेड थे, तो वो अभी हम देखेंगे। बट हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, जो बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के परेशान हैं, बच्चों चैनल पर टीचिंग एप्टीट्यूड की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर मैंने हर एक यूनिट को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लस अगर आप नोट्स या टेस्ट सीरीज़ या लाइव डिस्कशन की बात सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको पेड कोर्स में आना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड यू कैन प्रिपेयर योर सिलेबस। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा एक्टिव पैसिव से है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव फॉर्मेट में एक सेंटेंस दिया हुआ है और कहा है कि इसका राइट पैसिव सेंटेंस आप टिक करके आपको सही आंसर देना है। सो क्वेश्चन क्या है? हिज सबऑर्डिनेट्स एक्यूज्ड हिम ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे अपराधों का इल्ज़ाम लगाया है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या जानते हैं, एक्टिव में इम्पॉर्टेंट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। वहीं पैसिव फॉर्मेट में जो ऑब्जेक्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। बाय के थ्रू हम उसे सेंटेंस में जोड़ते हैं। तीसरी चीज़ जो हम इसमें करते हैं, हम टेंस को चेंज करते हैं। राइट, तो अभी देखिए यहाँ पर इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा हिज सबऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। एक्यूज्ड यहाँ पर क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, और हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जब आप ये तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेंगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू चेंज इट इनटू द पैसिव फॉर्मेट। ठीक है, सो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ लेकर के जाती हूँ आपको, ही वॉज। ही क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पर? बिकॉज हिम को जो चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आगे आता है, हिम का क्या हो जाएगा? ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, सिंपल पास्ट टेंस में चला गया ये। ठीक है, he was accused of various offenses by his subordinate। सिंपल है। ठीक है, आपने तो खैर पढ़ा भी होगा, मैंने पहले भी कहा है कि 12th तक की ग्रामर अगर आप कर लेते हैं दैट विल बी इजी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। अगेन यहाँ पर कहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? ठीक है, सो द स्पेक्टेटर अपलॉडेड द यंग एथलीट सेइंग दैट ही हैड ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अलग ही क्लू दिया हुआ है। अपलॉडेड मतलब कि जब खुशी की बात होती है तभी आप तालियां बजाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो चेंज होगा आप देखेंगे, द स्पेक्टेटर सेड टू यंग एथलीट। ठीक है, या फिर स्पेक्टेटर अक्लेम्ड, या फिर स्पेक्टेटर कॉन्ग्रेचुलेट द एथलीट। ठीक है, सो स्पेक्टेटर सेड टू द यंग एथलीट, ब्रेवो यू हैव ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। ठीक है, सो एक्सक्लेमेटरी जो है एक्सप्रेशन इसमें आएगा, सडन फीलिंग वाली बात इसमें है। सो दैट्स वाई द राइट आंसर इज द स्पेक्टेटर सेड टू द यंग एथलीट, ब्रेवो यू हैव ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द करेक्ट एडवर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एडवर्ब क्या होती है? देखो दो चीजों से मिला, एड, इसको रुको ऐसे, एड प्लस वर्ब। द वर्ड्स दैट समथिंग एड इनटू द वर्ब, वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हमें देते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। राइट,
सो यहाँ पर आपको ये एडवर्ब्स दिए हैं, करेक्ट एडवर्ब आपको यहाँ पर लगाना है. इफ यू मैनेज टू डू ऑल द टास्क, it won't be long before you find yourself speaking the language dash. तो लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, है ना, कैसे बोलते हैं? फ्लुएंटली बोलते हैं, फ्रिक्वेंटली बोलते हैं, नोइंगली बोलते हैं या फ्लुएंटली? ऑब्वियसली जब हम किसी लैंग्वेज में बोलने की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट फ्लुएंटली, प्रवाह के साथ, है ना. तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? फ्लुएंटली. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, राइट. आगे चलते हैं, बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास बोल रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. कन्वर्ट द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी. असर्टिव जो सामान्य एक सेंटेंस है जो कि इसमें स्टेटमेंट, असर्टिव मतलब कि जो उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको एक्सक्लेमेशन, सडन फीलिंग में चेंज करना है. ओके, आज मेरी आवाज़ थोड़ी गई हुई है कहीं सब्जी वब्जी लेने गई है. ठीक है, चलो तो सेंटेंस देखते हैं. मिसेस नीना हैज़ ब्यूटीफुल ऑर्किड्स इन हर गार्डन, राइट. सो अब एक्सक्लेमेशन जब हम बात करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं फ्यू. जब हम मतलब कि परेशान हो जाते, थक जाते, तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं. एलएस, इट्स अ नेगेटिव एक्सक्लेमेटरी वर्ड जब हार जाते हैं, है ना. ब्रेवो, जब कोई चीज़ हम जीत जाते हैं, राइट. देन व्हाट कुड बी रिलेटेड टू द ब्यूटीफुल ऑर्किड्स? हाउ ब्यूटीफुल, हाउ, कितने सुंदर है ये ऑर्किड के फूल इन मिस नीनाज गार्डन. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? The right answer is going to be, just a second, the third one. ठीक है. Next, which of the following element is a part of an informal letter? Informal letter में इनमें से कौन सा एलिमेंट आपको देखने को मिलता है? तो नेम ऑफ द कंपनी ये फॉर्मल में जाएगा. रेफरेंस नंबर भी जो होता है वो फॉर्मल में जाता है. सब्जेक्ट भी जब हम लिखते हैं तो फॉर्मल लेटर्स में ही लिखते हैं. सो सब्सक्रिप्शन नंबर जो है वो जो होगा वो किस में जाएगा? इनफॉर्मल में जाएगा. सो राइट आंसर विल बी द सेकेंड वन. ओके, या नेक्स्ट इज he is dash and hearty after his आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. तो यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है ऑप्शंस में से. सो ही इज़ डैश एंड हार्टी आफ्टर हिज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. आज ही मैंने एक शॉर्ट बनाया और उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके वोकेबलरी पार्ट बहुत अच्छा है तो मेजर पार्ट फर्स्ट नंबर पर जो पूछा जाता है वो वोकेबलरी ही पूछा जाता है. तो अब देखते हैं. देखिए, हेल का क्या मीनिंग होता है? दैट इज़ फ्रोजन रेन ड्रॉप्स. हेल जो बर्फबारी भी हो, बर्फ कह सकते हैं एक तरह की. हेल दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. ये वाला जो हेल है मतलब कि नर्क, प्लेस ऑफ सफरिंग. और हल मीन्स कवरिंग, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड और शिप, दैट इज हल. तो क्या आएगा यहाँ पर? हेल. स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द राइट वन. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट है, अभी आपको प्रीपोजिशन पुट करना है सही. ठीक है. सो प्रीपोजिशन देखते हैं. यहाँ पर मोस्टली जो यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं वो कैसे हैं? क्वेश्चन के फॉर्म में है. मतलब लगभग 4 हैं तो चारों के 4 जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में है. सो आर मोस्ट पीपल रेजिस्टेंट डैश एडवाइज ऑन हेल्दी ईटिंग. ठीक है. तो आर मोस्ट पीपल रेजिस्टेंट टू, एडवाइस के पहले क्या आएगा? टू. ठीक है. डू मैनी पीपल एम्बार्क डैश अ न्यू कैरियर इन देयर मिडिल एज.
सो डू मैनी पीपल एम्बार्क ऑन डैश अ न्यू कैरियर, मतलब अपने मिडिल एज फेज में बहुत सारे लोग नए कैरियर पाथ की तरफ जाते हैं, तो ऑन अ न्यू कैरियर, ऑन अ न्यू कैरियर, ठीक है। सी डू पेरेंट्स यूजुअली हैव अ फर्म कंट्रोल किया जाता है देयर टीनेजर, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल ओवर, राइट। डू मोस्ट ड्राइवर्स शो अ टोटल डिसरिगार्ड फॉर स्पीड लिमिट्स, है ना, मतलब कि ज़्यादातर जो ड्राइवर्स होते हैं वो स्पीड लिमिट्स का ध्यान नहीं रखते हैं, डिसरिगार्ड, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आई थिंक, या A to 3, B to 1, then C to 4 and D to 2, yes. Okay, next, spot the error in the following sentence. I will try to be on time, मैं समय पे आने की कोशिश करूँगा या करूँगी, बट डू नॉट वरी, पर चिंता मत करना, when I am late, जब मैं लेट हो जाऊँ, नो एरर, या कोई भी एरर नहीं है, या तो ए में एरर है या बी में है या सी में है, आपको बताना है किस में है एरर, राइट। तो देखो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, देखो मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की, ओके, पर अगर मैं लेट हो जाऊं तो चिंता मत करना, यही होता है ना। या हम बोलते हैं व्हेन तो नहीं बोलता, जब मैं लेट हो जाऊं तो चिंता मत करना, ऐसा नहीं बोलते। जब कॉन्ट्राडिक्शन है बातों में तो हम व्हेन यूज नहीं करेंगे, जब नहीं, हम क्या बोलेंगे, यदि। उसका इंग्लिश में क्या होगा, इफ। सो इफ आई एम लेट, इफ आना चाहिए इसकी जगह, क्या आना चाहिए, इफ आई एम लेट, ठीक है। डू नॉट वरी इफ आई एम लेट, तो सी जो है इसका सही होगा, इसी में गड़बड़ है, व्हेन की जगह क्या आना चाहिए था, इफ आना चाहिए था, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है बातों में, ठीक है। नेक्स्ट भैया ये एक वर्ड दिया हुआ है, एंड आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिलो फ्रॉम द ऑप्शन गिवन हियर, ठीक है। तो ब्लेट्जर एक, अब एक्चुअली क्या है कि ये जर्मन वर्ड, मैंने इसके बारे में सर्च किया कि भाई ये कौन सा आ गया वर्ड, हमने तो सुना नहीं कभी, तो जर्मन वर्ड है एक्चुअली में ये, और इसका मीनिंग होता है अ लाइटनिंग अटैक, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज का है तो हाउ कैन आई डिकोड इट, राइट। सो डायरेक्टली आई एम टेलिंग यू द आंसर, लाइटनिंग अटैक, जब कोई एक इंटेंस अटैक किया जाता है उसी को हम इस वर्ड से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन एक्सप्रेशन विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, तो ये जो द स्टाफ वॉज शॉक्ड व्हेन द अकाउंटेंट वॉज आस्क्ड टू रिजाइन ऑन चार्ज ऑफ मेकिंग अ ग्रॉस एरर एज ही हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर, तो पूरा ऑफिस का जो स्टाफ था वो शॉक हो गया कि भाई अकाउंटेंट से गलती हो गई और उस गलती के लिए उससे रिजाइन लिया गया है ना, क्योंकि वो तो फेमस था, ही हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर, उसकी रेपुटेशन क्या थी कि वो कोई गलती कर ही नहीं सकता, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर, इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा गया है। सो दैट इज इनफेलिएबल, मीन्स जिससे कोई गलती ना हो, इनफेलिएबल, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ एट द बैंक टुडे आई हैव विटनेस्ड अ डैश बाय मास्क्ड मैन होल्डिंग गन्स, ठीक। तो अब आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब चूज करनी है यहाँ से, होल्ड ऑफ, होल्ड ऑन, होल्ड आउट, होल्ड अप, ठीक है। तो जब भी देखो, अब एट द बैंक टुडे, तो बैंक पे कोई गन लेके खड़ा रहेगा तो कोई सुरक्षा के लिए तो आया नहीं है, वो अपने सिक्योरिटी वाले भैया को छोड़ करके, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रॉबरी के लिए आया है, डकैती करने के लिए आया है, तो इस सेंस में जो फ्रेजल वर्ब लगती है होल्ड अप, है ना, टू होल्डिंग अ वेपन एंड हैव इंटेंशन ऑफ रॉबरी, सो उस जगह पर क्या लगाते हैं हम, होल्ड अप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, होल्ड अप,
ठीक है। और बाकी का मीनिंग देखें तो आपने देखा ही होगा, होल्ड ऑन बोलते ना, होल्ड ऑन मतलब कि वेट करो, ठीक है। होल्ड ऑफ मतलब कि पोस्टपोन कर देना किसी चीज को, ठीक है, या डिले कर देना, डिले, ठीक है। और होल्ड आउट टू रेजिस्ट, मना कर देना, रेजिस्ट कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर लिस्ट दिए एंड इडम्स दिए हैं, मीनिंग पूछा है, कहावतें जैसे होती है उनका अर्थ क्या है इंग्लिश में, ये पूछा गया है आपसे। सो बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश मतलब कि इधर उधर की बात करना, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, मुद्दे की बात ना करके इधर उधर की बात करना, दैट इज अ बीट अबाउट द बुश। सो एक किसके साथ चला गया भाई, 4 के साथ चला गया। हाई एंड ड्राई, थ्रो अ स्पैनर, टर्न अ डेफ ईयर, तो ये तो समझ में आ रहा है, अनविलिंग, टर्न इनटू अ डेफ ईयर मींस अनविलिंग टू लिसन, कुछ सुनना ही नहीं चाह रहा है बात को, तो यहाँ से भी डिकोड हो जाएगा, डी का 1 और ए का 4, ये देखो ये हो गया। सो बी का 3, that is high and dry without resources, and throw a spanner means to sabotage a plan, ठीक है। so that is option number 4, okay। नेक्स्ट है अगेन वर्ड्स, यहाँ पर कुछ दिए हैं और उनके मीनिंग बताने हैं, और ये जो वर्ड्स हैं कुछ सिमिलर टाइप के वर्ड्स हैं, मतलब कि इनका सेंस बहुत ही, आप कह लें कि एक बारीक लाइन है जिसमें इनका सेंस बदलता है, ठीक है। सब कुछ देखने से रिलेटेड है इसमें, जैसे कि गैस, ग्लिम्प्स, स्पॉट एंड वॉच, तो सभी देखने से रिलेटेड है बट थोड़ा थोड़ा अंतर है। गेज, डोंट गेज मी, मेरी तरफ घूरो मत, है ना, तो घूरना, गेज इज घूरना, एंड ग्लिम्प्स मतलब कि एक झलक दिख जाना किसी की, है ना। सो लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑन अ मोमेंटरीली, सो बी चला जाएगा 1 के साथ, और इसी से आपका क्वेश्चन का आंसर डिकोड हो गया, देखिए ये है ना। सो गेज इज घूरना, लुकिंग स्टेडीली एंड इंटेंटली, घूरते जाना मतलब स्टडी, लगातार देखना किसी की तरफ, सो दैट इज अ गेज, है ना। स्पॉट मतलब किसी को कहीं पर नोटिस कर लेना, नोटिस समथिंग डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, आई स्पॉटेड हिम देयर, ठीक है। एंड वॉच, टू सी समथिंग विथ पर्पस, इसीलिए हम कहते हैं वी आर वॉचिंग टीवी, क्योंकि हम पर्पसफुली इंटेंशनली वहाँ बैठे हैं और फिर देख रहे हैं उसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर, एड अ suitable क्वेश्चन टैग टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दे नीडेड माई हेल्प। अब क्वेश्चन टैग के साथ क्या है, क्वेश्चन टैग अपोजिट होता है, जो सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये हमें पता है ना। हेल्पिंग वर्ब को लेकर के हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो यहाँ पर है दे नीडेड माई हेल्प, दे नीडेड माई हेल्प, सो डिडेंट दे, क्या हो जाएगा इसका, डिडेंट दे, डिड दे नहीं होगा, डिडेंट दे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग इसका अपोजिट होगा नेगेटिव, तो डिडेंट दे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, रीअरेंज द जम्बल्ड फ्रेज इनटू अ सेंटेंस। अब एक सेंटेंस को इन्हें ऊपर नीचे आगे पीछे कर दिया है और हमें जो है उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली कर लेते हैं अपन, ठीक है। देयर विल बी अ मोमेंट, देयर विल बी अ मोमेंट व्हेन द सन डज नॉट डिसअपेयर, ए मतलब कि सी से ई, behind dark clouds, then A, C to E, E to A, C to E, E to A, and A to D, but our deepest heart know that it is up there somewhere, हाँ ठीक है। तो B, अब ये आपको जो है इसमें
कौन सा सेंटेंस जंबल करके वो दे देंगे, देयर इज नो आइडिया, बट देयर शुड बी सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज समथिंग विच हैज़ कंप्लीट मीनिंग, है ना, तो सेंस निकलना चाहिए। तो यहाँ पर निकल रहा है द सन डज नॉट डिसअपियर, देयर विल बी अ मोमेंट्स व्हेन, है ना, देयर विल बी अ मोमेंट्स व्हेन द सन डज नॉट डिसअपियर behind the dark cloud but our deepest heart know that it is up there somewhere, वो कहीं ना कहीं वहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हाँ देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ, ये जो है पूरा ये आपका देखिए इंग्लिश का कोड जो है 101 उसका पेपर है, बच्चे का नाम वाम मैंने हटा दिया है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि मिसाइल वगैरह से रिलेटेड है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चन में इंग्लिश, जैसे हाउस का यहाँ पर फाइंड द वर्ड विच मीन्स हाउस फ्रॉम द पैसेज, तो इस तरह से आपसे एक आध क्वेश्चन पूछा गया। बाकी तो फैक्ट्स हैं जो इसी में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप, देखिए एक चीज़ मैं और कहूँगी यहाँ पर आपको कि 2023 का जो पेपर था वो बहुत इजी था। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं 2024 का, 2024 में 2 पेपर हुए। पहला पेपर जो हुआ वहाँ पर टेक्निकल इशू होने के कारण सारे बच्चों को एक साथ पेपर नहीं मिल पाया, मतलब उनकी स्क्रीन पर पेपर लोड ही नहीं हो पाया, तो वो पेपर कैंसिल हुआ। तो जो 2024 का जो पहला पेपर हुआ था वो इससे थोड़ा टफ था, और जो दूसरा पेपर हुआ वो तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया था फिर प्रीवियस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे हम। बाकी ये जो है आपको ऐप पर मिल जाएंगे सारे पेपर्स, तो आप वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।